हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर पारा। लास्ट लेक्चर तक हमने लिमिट्स को डिस्कस किया था। लिमिट्स के प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शन के बेसिक को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, और बहुत सारे फंक्शंस के प्लॉट को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैल्यू पे वो जीरो होते हैं, कौन सी वैल्यू पे डिफाइंड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? यदि कोई y एक फंक्शन है x का, तो x की यूनिक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स यदि यहाँ पे x का कोई फंक्शन है तो y f ऑफ x हमारा y के इक्वल है, तो x की यूनिक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। ए से सी, तो फिर ए की वैल्यू के रेस्पेक्ट में 2 आ गई, यानी फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी यूनिक वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। ए के लिए डी, बी के लिए ई, सी के लिए एफ, तो फंक्शन हमारा डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ए रिलेशन एफ ए टू बी सेट टू be a function if for all x belongs to a there exists a unique y tends to b, और फंक्शन होगा x का जो कि होगा y। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि y फंक्शन है x1, x2, x3, xn तक का, और x1, x2, xn सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उन सब वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी हम y को इन टर्म्स ऑफ x1, x2, x3, xn तक डिफाइन कर सकते हैं। तो y सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। A function expressed as z is equals to f of x1, x2, x3 dash dash xn, where x1, x2, x3 dash dash xn ये सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और z हमारा x1, x2, xn से मिलकर बना है, यानी z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं हम। z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये z x पर डिपेंड हो गया, लेकिन x इंडिपेंडेंट है, x किसी पे डिपेंड नहीं करा, तो यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये पूरा फंक्शन है जो x का है वो हमारा हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिस्कशन करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या हो रहा था? z हमारा फंक्शन था x1, x2, x3, x2, xn तक, तो x1, x2, x3, xn वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि z को हम x और x1, x2, x3 इनके टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। x1, x2, x3 एंड z सारे आपस में डिपेंडेंट होंगे। तो अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं।
z comma x1 comma x2 comma x3 dash 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 xn is defined as implicit function. Is defined as implicit function. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो इसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन नहीं कर सकते, x को इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन नहीं कर सकते, यानी सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आता है हमारा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन में ये होता है कि z x एंड y का फंक्शन है, लेकिन x एंड y किसी तीसरे वेरिएबल यानी t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो कंपोजिट फंक्शन a function z which is function of x comma y and x and y are function of t, यानी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो गए of t, then z is defined as composite function, defined as composite function। जैसे एग्जांपल लेते हैं, z हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी z फंक्शन हो गया x कोमा y का, और x एंड y हमारे t के फंक्शन है। x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t यानी t प्लस 1, और y हमारा फंक्शन हो गया t का यानी t स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा z को हम t के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, x हमारा t प्लस 1, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई यानी टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम z को t की टर्म्स में ला सकते हैं, लेकिन z एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई हमारी t का फंक्शन है, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे z डिपेंड कर रहा है x एंड y पर, x एंड y हमारे फंक्शन है t के, यानी ओवरऑल z को हम इन टर्म्स ऑफ t डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस फर्स्ट टाइप में हमने 3 देखे, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और कंपोजिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर हमने देखा कि z x1 x2 x3 xn का फंक्शन है, x1 x2 x3 हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और z हमारा डिपेंडेंट हो गया क्योंकि z उन सब x1 x2 x3 पे डिपेंड कर रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने देखा कि z x1 x2 x3 ये सारे मिलकर एक फंक्शन बना रहे हैं, यानी किसी भी एक वेरिएबल को हम अनदर वेरिएबल की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? z हमारा जैसे एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई खुद किसके फंक्शन है? किसी तीसरे वेरिएबल t के फंक्शन है, यानी z को हम t के इन टर्म्स ऑफ t डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन x और y हमारा t का फंक्शन होगा, इसे बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। अब हम सम स्पेशल टाइप फंक्शन जैसे पोलिनोमियल, एल्जेब्रिक फंक्शन, उन सबको डिस्कस करते हैं और फिर कुछ प्लॉट्स को देखते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ x, और x की मैक्सिमम पोलिनोमियल फंक्शन में जितनी पावर होती है वो उसकी डिग्री के रूप में डिफाइन होती है। तो देखते हैं सम स्पेशल फंक्शंस। सम स्पेशल फंक्शंस पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होता है? a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर डैश 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 an x पावर n। तो ये a0 a1 a2 ये सारे हमारे क्या है? कांस्टेंट है। a1 वेयर a1 a2 डैश डैश an आर कांस्टेंट्स एंड maximum power of x, maximum power of x that is n, इसमें हमारी x की मैक्सिमम पावर है n, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, is defined as degree of function, is defined as degree of function।
फंक्शन। इसका डिग्री का मतलब क्या होता है, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 5x² प्लस 3x प्लस 7, तो मैक्सिमम x पावर कितनी है 2, मैक्सिमम x पावर 2 यानी हमारी डिग्री हो गई 2। और अब डिफाइन करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन को। एल्जेब्रिक फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट है, लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि बहुत सारे मल्टीपल पॉलिनोमियल फंक्शन में हम मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड या कोई भी एक सम अप्लाई करते हैं, तो जो फंक्शन बनता है उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। यानी a function which can be get by some calculation like sum, difference, division और मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन तो गाइस पहले ये नोट कीजिए, फिर हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम एल्जेब्रिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। गाइस जैसे हम आज कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, लेकिन फंक्शन का बेसिक सभी में काम आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कंपोजिट फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन सीखते हैं, बाकी भी कई टाइप्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखते हैं, और बहुत सारे प्लॉट्स हैं। कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन को हम इंटीग्रल फॉर्म में भी यूज करते हैं, बाकी कई जगह यूज करते हैं। तो गाइस बेसिक क्लियर हो जाएगा फंक्शन का, तो फिर हम बाकी बीच बीच में फंक्शंस की डेफिनेशन को डिफाइन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना आज का टॉपिक कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक फंक्शन के एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिग्री कितने का 2 का, और मल्टीप्लाई करते हैं हम x² माइनस 1 का रूट, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया और ओवरऑल बन गया हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। ये भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था, ये भी हमारा पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 5x² प्लस 6x माइनस 7 डिवाइड बाई x प्लस 7। तो ये दोनों इंडिविजुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है, 5x² प्लस 6x माइनस 7 और x प्लस 7, और दोनों का डिवीजन करने पर ये हमारा बन गया एल्जेब्रिक फंक्शन। तो गाइस फिर अब हम अपना रैशनल फंक्शन, दूसरा टाइप रैशनल फंक्शन, उसे डिस्कस करते हैं। रैशनल फंक्शन कुछ नहीं है, सेम यही पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसमें ये होता है कि दोनों फंक्शन डिवीजन में आने चाहिए। जैसे हमारा कोई फंक्शन f(x) डिफाइन है, तो वो hx बाई gx होगा, और hx और gx खुद दोनों इंडिविजुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट कंडीशन ये होगी कि हमारा gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल जहां भी gx होगा यानी हमारा fx डिफाइंड नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं रैशनल फंक्शन। और ये hx और gx इंडिविजुअली खुद दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। एग्जाम्पल है हमारा f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 3 डिवाइड बाई x² प्लस 5x प्लस 4। ये हमारा हो गया रैशनल फंक्शन। अब हम 2 पॉइंट नोट
नोट के रूप में लिखते हैं, फिर हम आगे करते हैं डिस्कस। ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक बट नॉट द कन्वर्स। पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो। कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होता। और सारे जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंशियल फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होगा, वो ट्रांसडेंशियल होगा। और ट्रांसडेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं वो हम ये पहले रैशनल फंक्शन और एक दो डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों पॉइंट नोट कर लेते हैं जो आगे तक हमारे काम आएंगे। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर एल्जेब्रिक बट नॉट द कन्वर्स। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल, जो भी और पॉलिनोमियल फंक्शन है वो एल्जेब्रिक होंगे, बट एल्जेब्रिक उनका पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है। दूसरा नोट है हमारा, दोज फंक्शन विच आर नॉट एल्जेब्रिक आर ट्रांसडेंशियल फंक्शन। ये ट्रांसडेंशियल फंक्शन क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए और रैशनल फंक्शन, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस एल्जेब्रिक होती हैं, बट एल्जेब्रिक का पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है। और दूसरा पॉइंट हमारा था कि जो फंक्शंस हमारे एल्जेब्रिक एज ए एल्जेब्रिक डिफाइन नहीं होंगे वो हमारे ट्रांसडेंशियल फंक्शन होंगे। तो गाइस अब हम ओड और इवन फंक्शन को देखते हैं, जो कि बहुत जगह काम आता है। इंटीग्रल में तो डायरेक्ट बहुत बार ओड फंक्शन डिफाइन होने से वैल्यू ही जीरो हो जाती है विदाउट एनी कैलकुलेशन। वो कैसे होती है, क्या होती है, वो तो हम इंटीग्रेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि ओड और इवन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ओड फंक्शन। ओड फंक्शंस, when f of minus x is equals to minus of fx, then function is called odd function। अब आपको ये समझ नहीं आएगा क्या मतलब है, अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। f of x is equals to x है और f of minus x, तो क्या आ गया माइनस ऑफ x, यानी माइनस ऑफ x के f of x, यानी f of x की f of माइनस x किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ एक्स के, यानी ये हमारा ओड फंक्शन हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये ओड फंक्शन हो गया। टेन एक्स हो गया, जैसे ये हमारे ओड फंक्शन की तरह डिफाइन होते हैं। अब आते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन होता है व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का एफ ऑफ एक्स, तो हमारा इवन फंक्शन कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल कोस हमारा वो इवन फंक्शन होता है। तो गाइस इवन क्यों बोलते हैं उसे, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस ऑफ माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में सबको पता है कोस ऑफ थीटा होता है, यानी ये कोस ऑफ एक्स के इक्वल होगा। कोस ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, यानी ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। अब बाकी एग्जांपल देखते हैं इवन फंक्शन के। एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, ये सारे हमारे इवन फंक्शन होते हैं। सेक एक्स भी हमारा इवन होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये भी हमारा इवन फंक्शन होता है। तो गाइस ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगला फंक्शन का चार्ट बनाते हैं कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, ओड फंक्शन में तो कुछ नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है। इवन में एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और फंक्शन हमारे जैसे एक्स साइन एक्स टेन एक्स हो गया, इवन हो गया कोस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4। तो गाइस अब हम टाइप ऑफ फंक्शन का पूरा चार्ट बनाते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उनको कितनी कैटेगरी में किस किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। फिर हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। गाइस आपको लग रहा होगा कि ये क्लास इतनी लंबी जा रही है और हम ओनली अभी तक फंक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, कंटिन्यूटी पे नहीं है। गाइस फंक्शन का बेसिक आपको पूरे मैथ्स में हर जगह काम आएगा।
बहुत जगह हमने लिमिट्स में भी कभी सिग्नम को डिफाइन किया था, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज कर रहे थे, कहीं लॉगरिथमिक को यूज कर रहे थे, कहीं एक्सपोनेंशियल को यूज कर रहे थे। तो हम सारे फंक्शंस को एक बार में निपटा देते हैं ताकि हमें बीच बीच में डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। तो गाइस फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंशियल। अभी हमने डिस्कस किया था कि ए फंक्शन विच इज नॉट एल्जेब्रिक इज कॉल्ड एज ट्रांसडेंशियल फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, रैशनल हमने डिस्कस किया, इरेशनल, पीसवाइज। पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके, रैशनल डिस्कस कर चुके, इरेशनल अभी डिस्कस करेंगे। पीसवाइज, पीसवाइज का मतलब है जो एक अलग अलग लिमिट पर अलग अलग डिफाइंड होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। जीआईएफ का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। और ट्रांसडेंशियल फंक्शन में आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक या इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। ये सारे फंक्शन आते हैं। इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लासेस में हमारा अच्छा फ्लो बन पाए और हमें बीच बीच में फंक्शंस को नहीं देखना पड़े। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन में प्लॉट दो टाइप से बनते हैं जो कि हमारी उसकी बेस पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में log बेस a ऑफ x, ये हमारा फंक्शन होता है जिसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। और इसमें यदि बेस पे 10 आता है तो log बेस 10 बोलते हैं, और इसमें यदि बेस e आता है तो हम इसे नेचुरल log बोलते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। सबसे पहले हम log के प्लॉट को देखते हैं। यदि log के प्लॉट में a हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारा प्लॉट जाएगा ऐसे, 0 पर डिफाइंड होगा हमारा माइनस इनफाइनाइट, और log 1 होता है हमारा 0। ये हमारा f ऑफ x का प्लॉट हो गया विद रेस्पेक्ट टू x। फिर आते हैं a की वैल्यू जब 0 to 1 यानी लेस देन 1 होगी तो हमारा प्लॉट हो जाता है उल्टा, ये यानी log 1 तो 0 ही होगा, लेकिन 0 पर वैल्यू होगी प्लस का इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे जाएगी इनफाइनाइट। तो गाइस ये दोनों प्लॉट हो गया हमारे लॉगरिथमिक के। और log की बेस में a यानी नेगेटिव वैल्यू हो, a लेस देन 0 के लिए हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का प्लॉट कैसे बनाते हैं। हमने बहुत से क्वेश्चन में लिमिट में भी डिस्कस किया था, लेकिन हम यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज सारे प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? e टू द पावर x। सबसे ज्यादा हम इसी को पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स के रूप में, लेकिन a टू दी एक्चुअली में वो होता है a टू द पावर x, और a की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें पावर में x आता है। नहीं कि तो e टू दी पावर x भी हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन e एक ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। जैसे हम a को ग्रेटर देन 1 पर प्लॉट करते हैं तब हमारा आता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारी वैल्यू होती है 0,1, यानी a टू द पावर 0 1 हो गया, और माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, व्हेन a ग्रेटर देन 1। और ये सेम प्लॉट हमारा होता है f(x) इज टू e टू द पावर x का। ये सेम प्लॉट क्यों होता है? क्योंकि वहां e 2.7 यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, यानी सेम प्लॉट होता है। व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1,
0 to 1 होने पर ये प्लॉट होता है हमारा ऐसे, यानी इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर भी इनफाइनाइट की तरफ जाता है ये फंक्शन f ऑफ x। लेकिन ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, ये ध्यान रखना। तो गाइस ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है हमारा? मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? x when x is greater than and equals to 0, माइनस ऑफ x when x is less than 0। ये हमने लिमिट में भी कई जगह देखा था। इसका प्लॉट क्या होता है? y is equals to x when x greater than equals to 0, माइनस x when x less than equals to 0। ये हमारा मॉडुलस ऑफ x का प्लॉट होता है। अब गाइज हमारा नेक्स्ट है सिग्नम ऑफ x, जिसके लिए स्पेस नहीं है। एक्सपोनेंशियल आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब हम सिग्नम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सिग्नम फंक्शन होता है हमारा पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइंड होता है। अलग अलग इंटरवल में हमारी सिग्नम फंक्शन की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होती है, बट अलग। सिग्नम का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ नंबर, यानी साइन ऑफ नंबर को शो करता है, और इसका नोटेशन होता है सिग्नम, SGN ऑफ एक्स। सिग्नम को कैसे डिफाइन किया जाता है सबसे पहले वो देखते हैं। सिग्नम एक्स का प्लॉट होता है एक्स ग्रेटर देन 0 पे प्लस का 1 और एक्स लेस देन 0 पर माइनस का 1, और 0 पर नॉट डिफाइंड होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। बाकी EC वाले सिग्नल को 0 पर सिग्नम की वैल्यू 0 डिफाइन करते हैं। तो गाइज ये x ग्रेटर देन 0 पे +1 और लेस देन 0 पे -1, यानी साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इस फंक्शन का नाम ही सेल्फ डिफाइन कर रहा है कि साइन ऑफ ए नंबर, दैट इज सिग्नम। अब नेक्स्ट हम करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने लिमिट में भी देखा था, लेकिन एक बार फंक्शन कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी देख लेते हैं। GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, स्लैश ब्रैकेट फंक्शन। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ब्रैकेट ऑफ एक्स। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? 0 to 1 में ये वैल्यू होती है 0, एग्जैक्टली 0 पे भी वैल्यू 0 होगी, बट नॉट इंक्लूडिंग 1 ये वैल्यू होगी 0। -1 से 0 में नॉट इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 यहाँ इंक्लूड हो गया, होती है -1। 1 से 2 में इंक्लूडिंग 1 ये होती है 1, ऐसे ये जाता है। तो इसका प्लॉट देखते हैं क्या बनता है। 0 to 1 में वैल्यू होगी 0 नॉट इंक्लूडिंग 1। 1 से 2 में वैल्यू होगी 1 इंक्लूडिंग 1 नॉट इंक्लूडिंग 2। 2 to 3 में होगी 2 नॉट इंक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग 2। -1 से 0 में होगी -1 नॉट इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 0। 0 पे होगी 0। जो भी इंटीजर है उन पे खुद वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और -2 to -1 में होगी -2, ये है -1। ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप गाइज आपको ये क्लियर होगा। वैसे हमने लास्ट लिमिट के जो लेक्चर्स है उनमें भी डिफाइन किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ये बहुत जगह काम आता है। 0 to 1 में ये जरूर ध्यान रखना कि 0 to 1 में यानी 0 को इंक्लूड करना है, 1 to 2 में यानी 1 को, क्योंकि जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसमें उल्टा होता है, उसमें 0 to 1 में 1 को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्लॉट ही होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब आते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर। गाइस पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं हम ये वाला ब्रैकेट होता है इससे, और इसको लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जिसको अभी अभी हमने डिफाइन किया था। तो ये गाइस हमारा फंक्शन हो गया 0 to 1 में। अभी अभी हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी ये वैल्यू बन गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x। और 1 to 2 में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1, यानी x माइनस 1। और -1 to 0 में हमारा होता है -1, यानी x माइनस -1 यानी x प्लस 1, ऐसे डिफाइंड होता जाएगा। और इस फंक्शन का प्लॉट होता है हमारा 0 to 1 में x, 0 to 1 में x, और 1 पर इंक्लूड नहीं करना है हमें, और 0 को इंक्लूड करना है। 1 से 2 में हमारा x माइनस 1 को इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना। 2 से 3 में 2 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना। ये वैल्यू आएगी हमारी 1। ये हमारा f ऑफ x दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का प्लॉट है। -1 to 0 में -1 को इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 0 पे ऑर्डर वैल्यू से। तो गाइस ये हमारा प्लॉट बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अब आते हैं हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन पर। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हमारा डिनोशन होता है, ब्रैकेट नहीं बनता बस, तो इसे बोलते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कैसे डिफाइंड होता है हमारा 0 to 1 में 1 होगा और 1 को इंक्लूड करना है। -1 to 0 में 0 इंक्लूड होगा और होगा 0, और 1 से 2 में हमारा 2 होगा। ये हमारा होता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका प्लॉट होता है हमारा 0 to 1 में 1, 0 to 1 में 1, और जबकि 1 को इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना। 0 to 1, 1 से 2 में होता है हमारा 2, जबकि 1 को इंक्लूड नहीं करना है और 2 को इंक्लूड करना है। 2 to 3 में होगा हमारा 3, जबकि 2 को इंक्लूड नहीं करना और 3 को करना है 1, ये 2, ये हमारी हो गई वैल्यू 3। -1 to 0 में होता है हमारा 0, जबकि -1 को इंक्लूड नहीं करना, 0 को इंक्लूड करना है। -2 to -1 में होगा हमारा -1। तो गाइस ये हमारा हो गया लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो गाइस इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, या एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने देख लिया, 0 to 1 में 0, 1 to 2 में 1। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की हेल्प से हमने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 to 1 में 0 यानी x, -1 to 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, x माइनस माइनस का 1 प्लस 1, 1 to 2 में 1 यानी x माइनस 1। तो ये हमारा प्लॉट बन गया। अब आते हैं लिस्ट इंटीजर में। लिस्ट इंटीजर में हमारी वैल्यू आती है ऊपर वाली, यानी 0 to 1 में 1, 1 से 2 में 2, यानी अपर लिमिट आती है, और ये हमारा प्लॉट हो गया लिस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं ग्राफ्स की कुछ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन y एक्सेस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, x एक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो गाइस सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम 2 पॉइंट नोट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम उसको प्लॉट से समझते हैं कि सिमेट्री ग्राफ्स में कैसे डिफाइन होती है, या इक्वेशन से भी हम कैसे सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट प्लॉटिंग। देखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व।
सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व contains only even power of x, जिसको हम लिख सकते हैं f ऑफ माइनस एक्स कोमा वाई भी f ऑफ x कोमा वाई के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू f ऑफ x कोमा वाई। इवन पावर होगी तभी माइनस ऑफ x के इक्वल होगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो गाइस आपको डाउट लग रहा होगा कि इवन पावर तो एक्स की डिफाइन की और सिमेट्री हमने वाई एक्सिस में। तो गाइस अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि पावर तो इवन पावर तो हम एक्स की डिफाइन करें और सिमेट्री वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे। तो एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो ये एक पैराबोला होता है जिसका प्लॉट होता है ये, तो ये देख लीजिए वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्री आ रही है, इसमें वाई एक्सिस का मिरर इमेज है, इसका मतलब वाई एक्सिस में सिमेट्री है। तो यदि हमें प्लॉट नहीं बनाना हो या नीड ही ना हो तो बिना प्लॉट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वाई एक्सिस में सिमेट्री है। तो एक्स की जगह माइनस एक्स प्लॉट किया तो ये एक्स स्क्वायर ही रह गया। यही हमने डिफाइन किया था कि f ऑफ माइनस एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू f ऑफ x कोमा वाई, देन प्लॉट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब उल्टा भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में कब सिमेट्रिक होगा, जब गिवन कर्व में y की पावर इवन होगी। तो इफ द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व contains only even power of y that is f of x comma minus y is equals to f of x comma y, then it is symmetric about x एक्सिस। तो गाइस देख लो, पावर y की इवन होगी तभी ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, x की इवन होगी तो ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। तो गाइस इसका एग्जांपल हम यही देख लेते हैं और फिर हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax यानी ये x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। तो ये प्लॉट हमारा ऐसे होता है, और यदि प्लॉट नहीं पता तो हम y की जगह माइनस वाई पुट करेंगे। माइनस ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यही हमने डेफिनेशन में देखा था कि f ऑफ x कोमा माइनस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x कोमा वाई। तो ये हमारा x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिसिटी हमारी बहुत जगह काम आएगी आगे, तो इसलिए हमने यहाँ डिस्कस किया। गाइस एक बार दोबारा देख लीजिए, जब f ऑफ माइनस एक्स कोमा वाई एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा यानी x की इवन पावर एग्जिस्ट करेगी तो हमारा सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और यदि इवन पावर ऑफ y होगी तो f ऑफ x कोमा माइनस वाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के इक्वल होगा यानी सिमेट्रिक होगा हमारा x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और ये एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो सिमेट्रिसिटी को दिखाती है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी की तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में कब सिमेट्रिक होगा। तो वो होता है जब हम, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, व्हेन f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू f ऑफ y कोमा x, यानी x एंड y को रिप्लेस करने पे फंक्शन में कोई चेंजेस ना हो, फंक्शन एज इट इज रहे, तो उसे बोलते हैं इट इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। जैसे एग्जांपल है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। अब देख लीजिए गाइस, इसमें x को y से रिप्लेस करके देखते हैं, y क्यूब प्लस y को x के x क्यूब माइनस 3ayx, सेम एज इट इज फंक्शन रह रहा है। तो
तो ये सिमेट्रिसिटी होती है हमारी y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ प्लॉट्स जो हमें आगे तक काम आते रहेंगे। सिमेट्रिसिटी की तीनों प्रॉपर्टी को हमने डिटेल में देख लिया है। सबसे पहला प्लॉट है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो प्लॉट होता है हमारा एक लाइन। ये गाइस आपको पता ही है, फिर भी हमने देख लिया। 1 पे 1 आएगी, 2 पे 2 आएगी वैल्यू, यानी ये हमारा एक स्लोप है। y इज इक्वल्स टू एक्स या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी स्लोप हो गया हमारा 1। जो लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उसमें m हमारा स्लोप को दिखाता है, c हमारा कांस्टेंट लाइन को कितनी पे इंटरसेप्ट कर रहा है उसको दिखाता है। अब आते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड प्लॉट है हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारा प्लॉट होता है लाइक ए पैराबोला। गाइस ये प्लॉट्स आपको रिकॉल, वैसे ऑलरेडी आपने क्लासेस में पढ़े हैं बचपन में, बस ये रिकॉल कर रहे हैं ताकि आगे क्वेश्चंस में हमें दोबारा एक एक को डिटेल में नहीं पता लगाना पड़े। नेक्स्ट प्लॉट है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का प्लॉट होता है हमारा, ये हमारा एक्स क्यूब का प्लॉट है। एक्स के रेस्पेक्ट में गाइस ये जरूर ध्यान रखना आप, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्लॉट पर आते हैं। गाइस फंक्शंस की क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन फिर हमें किसी भी टॉपिक में बार बार फंक्शन को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, प्लॉटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बताना नहीं पड़ेगा। जो कोई फर्स्ट वर्ड प्रिपेयर कर रहा है उससे सारे फंक्शंस का नॉलेज नहीं होता, और यदि होता है तो भी बैक ऑफ माइंड चला जाता है। तो गाइस एक बार आप ये क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि आगे की हर क्लास में आपको हेल्प मिलेगी। वहां पे हम एक एक फंक्शन को डिफाइन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस चलो अब हम नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट प्लॉट है हमारा 1/x का। 1/x का प्लॉट, 1/x स्क्वायर का प्लॉट, 1/x पावर 1/2, ये सब प्लॉट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। 1/x, 1/x y इज इक्वल टू 1/x एक हाइपरबोला भी होता है, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये प्लॉट हमारा बनता है इस टाइप से x के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर का प्लॉट। सेम बनता है, बट ये नीचे वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। क्वाड्रेंट का आई होप आपको पता है, ये 4 होते हैं। ये हो गया 1/x स्क्वायर का प्लॉट। अब आते हैं y इज इक्वल्स टू x पावर 1/2 का प्लॉट। ये हमारा प्लॉट होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू x का प्लॉट ये होता है, लेकिन हमें y इज इक्वल टू रूट एक्स है, यानी ओनली पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये वाला प्लॉट आ जाएगा, जो कि हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स से नीचे नीचे ही आएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स। ये मैंने आपको कंपेयर के लिए बताया, कई जगह एरिया कैलकुलेट करना होगा तो यही कंफ्यूजन रह जाएगा कि y इज इक्वल टू एक्स का प्लॉट ऊपर आएगा या y इज इक्वल टू रूट एक्स का। फिर अब आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्लॉट को, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्लॉट देखते हैं, और पैराबोला, हाइपरबोला, इनके प्लॉट देख लेते हैं, और फिर हम आज क्लास को वाइंड अप करेंगे। साइन एक्स का प्लॉट देखिए। साइन ऑफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है या ओड? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए गाइस। साइन एक्स हमारा ओड फंक्शन है, अभी डिस्कस किया था हमने। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है, तो साइन एक्स का प्लॉट होगा हमारा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये हमारी आती है पाई पर। साइन की एन पाई पर वैल्यू होती है 0, और साइन की 2n प्लस 1 पाई/2 का जो भी मल्टीपल होता है उस पर होती है 2n प्लस 1 पाई/2 पर वैल्यू होती है 1। अब आते हैं कोस एक्स पर। कोस एक्स हमारा इवन फंक्शन होता है या ओड? कमेंट सेक्शन में छोड़िए। इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन होने का मतलब है ये कोस 0 1 होता है, तो ये हमारा पाई/2 के मल्टीपल्स पे
0 होता है 3π/2। और ओड मल्टीपल्स पे वैल्यू होती है -1 और इवन वाले पर होती है +1। ये हो गया -π/2, ये हो गया हमारा -π और ये वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू जाती है -1। इसीलिए तो हम बोलते हैं sin x की वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइंड होती है, -1 to 1 ओपन ब्रैकेट के साथ। cos x की डिफाइंड होती है -1 to 1 ओपन ब्रैकेट के साथ। अब हम देखते हैं tan x का प्लॉट। tan x का प्लॉट होता है हमारा tan 0 हमारा होता है 0, तो ये प्लॉट जाता है हमारा ऐसे। ये होता है π/2 पर प्लस इनफाइनाइट, -π/2 पर भी इनफाइनाइट, यानी ये हमारा हर पाई पर अपने आप को रिपीट करता है। पाई और ये इनफाइनाइट पे जाएगा 3π/2 पर। इसकी पीरियोडिसिटी होती है पाई, यानी ये पाई पर हर पाई इंटरवल पर अपने आप को रिपीट करता है। इन कोस और साइन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पीरियोडिसिटी होती है 2π। ये अपने आप को 2π वैल्यूज के बाद में रिपीट करते हैं। अब आते हैं हम पैराबोला पर। तो गाइस पैराबोला के कुछ एग्जांपल्स तो हमने सिमेट्रिसिटी में देखे हैं, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। y² = 4ax। गाइस हमेशा ये ध्यान रखना है, जो सिंगल पावर होती है भले x की या y की, उस साइड हमारा मुंह खुला होता है। मतलब ये हमारा हो गया y² = 4ax का प्लॉट। y² = -4ax। -4ax का मतलब -x की साइड हमारा मुंह खुला होगा सिंगल पावर में। अब आते हैं उल्टा। उल्टा मतलब x² = 4ay, यानी y की साइड, पॉजिटिव y की साइड हमारा मुंह खुला होगा। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। आप जैसे आपने अभी तक याद किया या नहीं किया वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। x² = -4ay, यानी -y की साइड में ये मुंह खुलेगा। तो गाइस ये हमारा प्लॉट हो गए पैराबोला के। पैराबोला के प्लॉट में कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंगल पावर है उसकी साइड मुंह खुला होना चाहिए। ये +x तो +x, -x तो -x, +y तो +y, -y तो -y। बाकी कुछ ऐसा इसमें है नहीं। मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे एक एक प्लॉट को बार बार नहीं बताना पड़े। अब आते हैं इलिप्स पे। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² / a² + y² / b² = 1। अब इसमें दो केसेस होते हैं। एक केस लेते हैं जब a > b, e > b होता है, तब ये हमारा प्लॉट बनता है ऐसे, यानी x एक्सिस पे ज्यादा और y एक्सिस पे कम। और a < b पर है ना, ये वर्टिकली ग्राफ हो जाता है। ये b और ये हमारा e, ये हमारे इलिप्स के। अब आते हैं, अब स्पेस नहीं रहा गाइस, आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस लास्ट हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लॉट है वो हाइपरबोला। हाइपरबोला 3 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली ऐसे कोई पूछता नहीं है कि ये कौन से टाइप का हाइपरबोला है, लेकिन हाँ 3 टाइप की इक्वेशन हमारी हाइपरबोला को डिनोट करती है। वो कौन कौन से नोटेशन है, उनके प्लॉट्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है कि 3 टाइप, मतलब 3 कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा x² / a² - y² / b² = 1। इस हाइपरबोला का प्लॉट होता है हमारा, दो ये एसिम्प्टोट्स बनते हैं, सॉरी गाइस, दो हमारे एसिम्प्टोट्स बनते हैं ओरिजिन से पास होने वाले, और इनकी इक्वेशन होती है y = b/a
ए एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स, और इनके बीच में हमारा बनता है ये नॉर्मल हाइपरबोला है। सेकेंड केस वाला हाइपरबोला होता है जिसमें हमारी a एंड b की वैल्यू इक्वल होती है, तो वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और नॉर्मल हाइपरबोला की प्लॉट सेम होते हैं। जो हमारे एसिम्पटोट्स थे ना वो y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएंगे, और प्लॉट सेम होगा, प्लॉट सेम होगा। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो गाइस आपको ये समझ आ गए होंगे। और लास्ट हमारा एक और हाइपरबोला होता है जिसको हम यही नोट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा इधर उधर ना हो, एक साथ आ जाए। जो है हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये हाइपरबोला है ना, इसके एसिम्पटोट्स खुद एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, जिसको हम बहुत जगह y इज इक्वल्स टू 1/x से डिनोट करते हैं ना, सेम यही है। इसमें C1 हो गया। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो गाइस ये तीन टाइप के हाइपरबोला है। एसिम्पटोट्स का डिफरेंस है और इक्वेशन का डिफरेंस है। और एक लास्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं, सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन होता है हमारा sin x बाई एक्स। सिंक फंक्शन, सिंक फंक्शन को डिफाइन करते हैं साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। लिमिट की वैल्यू तो आपको याद होगी, इसकी कैलकुलेट की थी ना हमने प्रीवियस लेक्चर में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू थी हमारी 1। और ये प्लॉट होता है हमारा डिक्रीजिंग वाला, जो की वैल्यू 1, ये 1 2 3 सॉरी पाई 2 पाई 3 पाई, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 पर, जो कि होती है 1। तो गाइस ये हमारा सिंक फंक्शन होता है जो कि साइन एक्स बाई एक्स से डिफाइन किया जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि फंक्शंस को इतना डिटेल में कोई डिस्कस नहीं करता। हालांकि हर लेक्चर में किसी न किसी तरीके से काम आता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में हम बहुत सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को प्लॉट से डिफाइन करते हैं, वहां पे भी काम आता है। इंटीग्रेशन में हमारा बहुत जगह ओड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट काम आता है। कौन से फंक्शन है, कहाँ कैसे डिफाइन है, वो भी बहुत बार काम आ जाते हैं। और कंपोजिट फंक्शन हमारा काम आता है डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत सारे प्लॉट काम आते हैं। तो प्लॉट्स और फंक्शन हमें पूरे मैथ्स में काम आते रहेंगे। तो आज की क्लास आपको बोरिंग लग रही होगी कि हमें तो काम ही नहीं आएगी, लेकिन गाइस यदि आप अगले लेक्चर्स को, इस क्लास को देखे बगैर अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी डिफिकल्टी आती है। तो गाइस आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले प्रीवियस सारे लेक्चर्स को जरूर देखें। हमने लिमिट्स को लास्ट 5 लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं क्लास में। तो गाइज नेक्स्ट क्लासेस से मैं ध्यान रखूंगी, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगी, ताकि आप घर पे सॉल्व कर ले और फिर आके देखें तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेटर मिलेगी। तो गाइज अब हम कंटिन्यूटी का टॉपिक स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही है, तो हम ये दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइज।